नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम जिगर रत्नोतर है। मैं आत्मीय यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी जो पूरे देश की एक स्थिति चल रही है कोरोना कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो महामारी है वो कितनी तेज़ी से फैल रही है, जबकि हम सभी लोग के पास काफ़ी सारी जगह से इंफॉर्मेशन के फॉर्म पे व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, टीवी न्यूज़ के माध्यम से काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट भी हमको दे रही है कि इसके प्रिकॉशन के तौर पे हमको क्या करना चाहिए। समहाउ हम लोग उसको इग्नोर करते हुए, है ना, अपनी जो रूटीन लाइफ है उसमें थोड़ा इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि इसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं और ये केसेस और उससे होने वाली तबाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये हम सभी लोगों का दायित्व है कि हम सभी लोग इस जो भी ये स्थिति अभी चल रही है उसको थोड़ी उसकी गंभीरता को थोड़ा समझें और उसमें कितना हमारा पॉजिटिव योगदान हो सकता है, सहयोग हो सकता है, उसको हम ध्यान में लें और वो हम करें। वो हम सबके लिए, हमारे परिवार के लिए और पूरे देश समाज के लिए भी हित में रहेगा। तो पता चलता है कि भाई इस प्रॉब्लम का मूल कहाँ पर, है ना, आता है। तो अगर समझने की बात करें तो हम देख पाते हैं कि जब हम अपने में समझने की कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान जाता है कि मतलब अध्ययन करने की वस्तु क्या है, समझने की वस्तु क्या है। तो सबसे पहला एक ध्यान ये जाता है कि भाई हम कुछ चाहते हैं। हमारी जो भी चाहना है वो हमारे लक्ष्य से जुड़ी हुई है। हर कोई मानव, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो भारत से बाहर किसी भी राष्ट्र, राज्य, मतलब कहीं का भी हो, हम हर एक मानव की चाहना है कि हम खुश रहना चाहते हैं, हम समृद्ध होना चाहते हैं और हम उसकी निरंतरता चाहते हैं। हम टुकड़ों टुकड़ों में खुशियां नहीं चाहते हैं, हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, है ना। ये हम सबकी चाहना होती है। इसलिए आप देखते हो कि मानव जो कुछ भी करता है वो खुश होने के लिए करता है। मैं कह रहा हूँ कि वो खुश होने के लिए करता है, उससे उसको खुशी मिलेगी ये कहना ठीक नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि जो भी कार्य है वो अगर व्यवस्था के अर्थ में होगा तो वो हमको खुशी देता है। तो एक चीज हमको जब अपने में देखते हैं तो ये पता चलती है कि हमारी चाहना क्या है। दूसरी चीज जो हमको पता चलती है वो ये पता चलती है कि उस चाहना को पूरी करने के लिए प्रोग्राम क्या रहेगा, उसका चाहना को पूरी करने का कार्यक्रम क्या रहेगा। तो जो भी हमारी चाहना है उसको पूरी करने का अगर कार्यक्रम देखे तो वो होता है जो हम खुशी पाना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली वो खुशी को हम अपने जीवन के हर एक आयाम में सुनिश्चित करना चाहते हैं। अब जीने के अगर आयाम को देखते हैं तो हम उसमें व्यवस्था का जो स्वरूप है उसको तय करना चाहते हैं। जैसे कि हम खुद में व्यवस्था चाहते हैं। अगर खुद में हम व्यवस्था को समझते हैं तो उस तरह से हम जी पाते हैं। हम परिवार में व्यवस्था को समझते हैं तो परिवार में व्यवस्था पूर्वक जी पाते हैं। मैं समाज की व्यवस्था को समझना चाहता हूँ और उसमें जीना चाहता हूँ। और उसी तरह से हम नेचर में जो भी हार्मनी है, मतलब नेचर में जो व्यवस्था का स्वरूप है, हम उसको भी समझना चाहते हैं। तो आजकल जो ये कोविड-19 की स्थिति चल रही है वो इनडायरेक्टली नेचर को अफेक्ट कर रही है, उससे सोसाइटी, उससे एक परिवार और एक देखा जाए तो इंडिविजुअल मानव भी उसके झपेट में आ गया है और वो भी उससे मतलब काफी सारा अफेक्टेड है। तो आज के इस लेक्चर में हम हार्मनी इन द नेचर माने प्रकृति में व्यवस्था का स्वरूप क्या है, अगर इसको समझेंगे तो मुझे लगता है कि हम हमारी बाकी की जितनी भी जो जीने के स्तर है उसको भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे और उसमें भी हम बढ़िया से आगे बढ़ पाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं हार्मनी इन द नेचर, यानी कि नेचर में व्यवस्था का स्वरूप क्या है उसको समझने से। जब भी हम नेचर की बात करते हैं प्रकृति, तो प्रकृति का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ यूनिट्स, माने इकाइयों का जो समूह है उसको हम नेचर कहते हैं।
अब इकाइयों का समूह देखा जाए तो कितनी इकाइयाँ हमको देखने को मिलती है नेचर में? तो एक है मटेरियल ऑर्डर, जिसे हम फिजिकल ऑर्डर भी कहते हैं, एक है प्लांट ऑर्डर, जिसको हम प्राणावस्था कहते हैं, एक है एनिमल ऑर्डर, जिसे हम जीव अवस्था कहते हैं, और एक है ह्यूमन ऑर्डर, जिसे हम ज्ञान अवस्था कहते हैं। तो अगर नेचर को देखा जाए, प्रकृति को देखा जाए, तो ये 4 तरह के अवस्थाएं हमको देखने को मिलती है। अब सबसे पहले अगर बात करें, जो हमारी सबसे पहली अवस्था है, जिसका नाम है मटेरियल ऑर्डर यानी कि पदार्थ अवस्था। तो उसमें क्या-क्या चीज़ें आती है? जैसे सॉइल, वाटर, है ना? पत्थर, मेटल्स, माने कि धातु है, मणि है। जैसे देखा जाए तो सबसे पहले हम ये जो माउंटेन्स है, पर्वत है, जो भी है उसको हम पदार्थ अवस्था का एक हिस्सा कहते हैं। मिट्टी किसी भी तरह की हो वो भी हमारे पदार्थ अवस्था का एक भाग है। फिर ये सारी धातुएं जितनी है, लोखंड है ना, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जितने भी धातु है वो भी हमारे पदार्थ अवस्था का एक पार्ट है। फिर जितने भी मणि, मणि माने जेम्स, जितने भी क्रिस्टल या जेम्स है वो सभी इस पदार्थ अवस्था का भाग है। पदार्थ अवस्था को हम बेसिकली देखा जाए तो जो हम बोलते हैं घन, प्रवाही और वायु के फॉर्म में होता है, उसको एक सम्मिलित नाम अगर दिया जाए तो उसको हम पदार्थ अवस्था कहते हैं। इसके ऊपर देखा जाए तो आप किसी भी ग्रह गोल में अगर इवोल्यूशन का क्रम, विकास का क्रम अगर हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले जो विकास के क्रम में वहां पे दिखाई देगा वो मटेरियल ऑर्डर होगा। इसीलिए सबसे ज्यादा प्रमाण में किसी भी ग्रह गोल पे हमको जो मिलता है वो मटेरियल ही मिलता है। इसीलिए इसको हम हाईएस्ट अमाउंट इन द एग्जिस्टेंस भी कह सकते हैं। इसकी क्रिया मतलब मटेरियल को हम कैसे पहचान सकते हैं, उसकी क्रिया, उसमें जो क्रियाएं दिखाई देती है वो क्या क्रियाएं होती है? तो उसमें दो तरह की क्रियाएं हमको देखने को मिलती है ज्यादा तौर पर। एक होती है रिकॉग्नाइज करना और एक होता है फुलफिल करना, माने पहचानना और उस तरह से निर्वाह करना। जैसे जैसे कि अगर आप मैग्नेट के पास किसी भी लोहे की चीज को रखते हो, है ना, तो लोहा क्या करता है, मैग्नेट अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये होता है कि लोहा और मैग्नेट एक दूसरे को पहचानते हैं और उस तरह से निर्वाह करते हैं। अब उसी मैग्नेट के पास अगर हम लकड़ी की कोई वस्तु रखते हैं तो वो उस तरह से उसका पहचानता है और उस तरह से निर्वाह करता है। तो हम कह पाते हैं कि भाई जो लोहा है वो मैग्नेट से चिपकता है और लकड़ी है वो मैग्नेट से नहीं चिपकते। इसी को कहते हैं पहचानना और निर्वाह करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरी अवस्था की ओर। जैसे कि पहली अवस्था हमने देखी कि मटेरियल ऑर्डर, और उसके बाद इवोल्यूशन के क्रम में यानी कि विकास के क्रम में जो दूसरी अवस्था हमको ग्रह गोल नक्षत्र में देखने को मिलती है वो होती है प्लांट ऑर्डर यानी कि प्राण अवस्था। प्राण अवस्था की बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें आती है? तो पेड़ पौधे आते हैं, जो भी फूल है होते हैं, जो भी बेलीय वनस्पति होती है, ये सारी चीजें हमको प्लांट ऑर्डर में यानी कि प्राण अवस्था में देखने को मिलती है। अब देखा जाए तो ये जो पिक्चर्स में भी आप देख सकते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं वो उसको आने के पहले मटेरियल ऑर्डर का तृप्त होना बहुत ही जरूरी है। जैसे ही किसी ग्रह गोल पे मटेरियल ऑर्डर की तृप्ति होती है तभी जाके, और उसको अलग तरीके से हम कहें तो जब भी वो मैच्योर होती है मटेरियल ऑर्डर, तब जाके वहां पे प्लांट ऑर्डर बनते हैं। ठीक है, तो ये भी हम जो जितने भी ऑर्डर हम देखते हैं, मतलब जितने भी ये पिक्चर्स हम देखते हैं वो हमारे आसपास भी हम देख पाते हैं कि भाई हाँ, हमको मटेरियल भी देखने को मिलता है और साथ साथ में प्लांट ऑर्डर भी हमको काफ़ी सारी जगह पे, जैसे हम जंगल्स हमारे जो देखते हैं तो सभी मैक्सिमम वहाँ पे हमको प्लांट ऑर्डर देखने को मिलता है। तो प्लांट ऑर्डर है वो विकास के क्रम में दूसरे स्तर पे आते हैं, इसलिए वो सेकंड ऑर्डर उनको झरनी में कहा गया है। अगर उनमें मुख्य रूप से अगर उनकी क्रियाओं के बारे में देखा जाए तो वहाँ पे भी दो तरह की क्रिया ही होती है, रिकॉग्निशन एंड फुलफिलमेंट। इसलिए आप देखोगे कि पदार्थ में जो क्रियाएं होती है वही क्रियाएं हमको प्लांट में देखने को मिलती है। केवल यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा उनके अंदर देखने को जो मिलती है वो होती है, अब उनके अंदर स्पंदन स्टार्ट हो गया है, स्पंदनशीलता उसको कहते हैं। स्पंदन की वजह से उनकी जो प्राण कोशिकाएं होती है उसमें श्वसन प्रश्वसन स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है। जबकि मटेरियल में जो भी उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें इस तरह का स्पंदनशीलता हमको देखने को नहीं मिलती है।
इसलिए मटेरियल को आप अगर एक अपने लोहे की चीज़ रखिए, उसको अगर आप 10 साल बाद भी देखोगे तो वो वैसी की वैसी हमको देखने को, मतलब मोर और लेस उसमें थोड़ा बहुत जो भी विघटन हुआ है वो तो होता ही नेचर की वजह से, कोरोजन या जो भी है वो, लेकिन उसकी साइज में हमको बहुत बढ़ावा दिख गया ऐसा नहीं देखने को मिलता है। जबकि जिस प्राण कोशिकाओं में स्पंदनशीलता हमको देखने को मिलती है वहां से उनके सेल मतलब उनका बढ़ना, उनके अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आप देखोगे कि किसी भी बीज को हम अगर धरती में बोते हैं तो 5-10 साल में वो बहुत ही बड़ा वृक्ष बन जाता है। ये किस वजह से होता है? क्योंकि उनके अंदर अब स्पंदनशीलता स्टार्ट हो गई है। अगर क्रिया के फॉर्म में देखते हैं तो उनके अंदर भी रिकॉग्निशन एंड फुलफिलमेंट होता है। जैसे बहुत ठंड पड़ती है तो काफ़ी सारे पौधे मुरझा जाते हैं, बहुत गर्मी पड़ती है तो वो मुरझा जाता है, तो वो ठंड और गर्मी को पहचानता है। अगर हम एक ही मिट्टी में अलग अलग सीड्स, अलग अलग बीज को बोते हैं तो जिस बीज को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वही वो धरती में से लेता है। इसी को कहते हैं कि पहचानना और निर्वाह करना। अगर उसको हम बढ़िया से खाद देते हैं तो उसको पहचानते हैं और उस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगर उसको हम कुछ केमिकल डालते हैं तो उसको उस तरह से पहचानते हैं और वो डिस्टर्ब यानी डैमेज हो जाता है। तो ये व्यवस्था में, नेचर की व्यवस्था में देखा जाए तो ये दूसरी अवस्था हमको देखने को मिलती। तीसरी अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो वो होती है एनिमल ऑर्डर, यानी कि जीव अवस्था। अब यहाँ पे जीव किसे कहा गया है? तो जो भी क्रूर है, पशु अक्रूर है, यानी कि जैसे लायन है, टाइगर है, ये सारे क्रूर एनिमल्स में आते हैं ना, जिसको हम हिंसक पशु भी कहते हैं। फिर गाय है, घोड़ा है, बिल्ली है, ये सारे जो होते हैं, हिरन है, ये सभी काफी जो है होते हैं तो वो नॉन क्रूअल एनिमल्स है, जिसको हम पालतू भी कहते हैं। तो पशु पक्षी और जितने भी बर्ड्स होते हैं तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो पैरट्स है ना, कौवा है भाई, तो ये चिड़िया है, ये सारे को मिला के हम उनको जीव अवस्था कहते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स में भी हम देख पाते हैं कि सारे जीव अवस्था का एक हिस्सा है। तो जीव अवस्था कब किसी धरती पर प्रकट होती है? तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि मटीरियल ऑर्डर तृप्त होता है तो प्लांट यानी कि प्राणावस्थाएं पनपती है। जब प्राणावस्था अपने मैच्योरिटी के लेवल पे पहुंचते हैं तब जाके वहां पे जीव अवस्था का प्रकटन होता है। क्योंकि जीव अवस्था को आगे बढ़ने के लिए प्लांट ऑर्डर और मटेरियल ऑर्डर की दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मटेरियल नहीं है, प्लांट नहीं, और अचानक से वहां पे पहले जीव अवस्था आ गई। ये नहीं होता है, विकास के क्रम में यही चेन उसकी हमको दिखाई देती है। इसमें अब देखते हैं तो ये थर्ड ऑर्डर हमको जर्नी में दिखता है। और अब मजे की बात यह है कि इसमें के अंदर अगर हम एक्टिविटी को देखने जाए तो रिकॉग्निशन फुलफिलमेंट को हमको देखने को मिलता ही है। क्योंकि ये जितनी भी अवस्थाएं आप आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो उस उनके अंदर उनसे पहली जो अवस्था होती है वो तो रहती ही है, कई बार उसमें एक आध और ऐड हो जाती है, तो जिसमें यहाँ पे रिकॉग्निशन फुलफिलमेंट तो था ही, अब उनके अंदर एक चीज और स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई, उसको कहते हैं हम एजम्पशन, यानी कि मानने की क्रिया। इसलिए आप देखोगे कि काफी सारे पशु पक्षी होते हैं जो मानने की क्रिया में बहुत ही सक्षम होते हैं। जैसे हम डॉल्फिन को देखते हैं, है ना, जैसे हम चिंपांजी को देखते हैं, तो ये काफी सारे पैरोट्स जो होते हैं, जो लोग जो उनका जो मास्टर होता है, ट्रेनर होता है, वो कुछ बोलता है तो उसके संकेत को आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। तो इसका मतलब है कि पशु पक्षी में मानने की क्रिया स्टार्ट हो गई है। जिनके अंदर भी मानने की क्रिया स्टार्ट हो जाती है उसी को हम ट्रेनिंग दे पाते हैं। इसलिए पशुओं की ट्रेनिंग होती है और उसको अच्छे से कर भी पाते हैं। तो ये पूरा होती है जीव अवस्था। अब जीव अवस्था में क्या होता है कि स्पंदनशीलता तो है ही, उसी की वजह से उनके जब भी बच्चे का जन्म होता है तो वो बड़ा होता है, उनका ग्रोथ होता है, ये तो होता ही है। उसके साथ साथ अब उनके अंदर संवेदनशीलता भी स्टार्ट हो गई, इसलिए वो किसी चीज को मानने लग गए। ज्यादातर वो लोग अपने शरीर के सापेक्ष सब चीजों को मानते हैं। जैसे कि अपने खुराक को पहचानते हैं वो भी अपने शरीर के सापेक्ष पहचानते हैं। वो किसी को अपना अच्छा या बुरा जो भी समझते हैं वो भी अपने शरीर के सापेक्ष ही समझते हैं। तो ये जीव अवस्था की निशानी है। अब नेचर में अगर हम देखते हैं कि चौथी अवस्था, तो ये तीनों अवस्थाओं का प्रकटन होने के बाद जब जीव अवस्था अपने मेच्योरिटी के लेवल पे आती है तब जाके ह्यूमन ऑर्डर, यानी कि मानव, उसको हम ज्ञान अवस्था कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, मानव को यहाँ पे ज्ञान अवस्था कहा गया है। जो ज्ञान को
प्रमाणित कर पाता है, जो ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम है। इसलिए मानव के लिए यहाँ पे जीव शब्द नहीं कहा गया है, मानव को हमने ज्ञान अवस्था में रखा है। उसके बारे में बात की जाए तो इसमें एक ही वैरायटी हमको देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव। तो आगे बढ़ते हैं। मानव को नेचर में हाईएस्ट ऑर्डर कहा गया है इस इवोल्यूशन के क्रम में। अब आपको पता ही चल गया होगा, जैसे मटेरियल में से प्लांट, प्लांट से एनिमल और एनिमल से जब ह्यूमन ऑर्डर आता है तो उनके अंदर पिछले ऑर्डर की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो तो रही है, लेकिन उसमें एक और कुछ ऐड होता है। जैसे रिकॉग्निशन, फुलफिलमेंट तो हमने देखा ही था। उसके बाद एनिमल ऑर्डर में हमने एक एजम्पशन यानी कि एज्यूमिंग की क्रिया भी हमने देखी कि वो कुछ मानने लगता है। तो मानव के अंदर इस तीनों अवस्थाओं की कैरेक्टरिस्टिक के अलावा एक और चीज भी देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं नोइंग की क्रिया, जो कि जानने की क्रिया। इसीलिए मानव सब कुछ जानना चाहता है। मानव की जो तृप्ति है वो मानने तक नहीं है। जब तक हम किसी चीज को जान नहीं लेते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या कारण है, जब तक ये हमारे जानने में नहीं आता है, तब तक हमारे में वे तृप्ति नहीं बनती है। इसीलिए नोइंग से ही मानव की खुशी जुड़ी हुई है। ये चीज को हमको पहचानना होगा, क्योंकि कोई भी पशु किसी ये जानना नहीं चाहता है कि ये पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन हमारे पास आज भी साइंस में सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि भाई ये अस्तित्व कैसे प्रकट हुआ। तो हम सब कुछ जानना चाहते हैं। अब मजे की बात यह है कि जब तक हमारा जीना मानने से जुड़ा रहता है, हमारे जीने में काफी सारा उठा पटक होती रहती है। जैसे अगर किसी भी चीज को हम मान लेते हैं और किसी चीज को हम जान लेते हैं तो उसमें फर्क क्या पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि मान लो हम किसी अपने मित्र के साथ एक डॉक्टर के पास गए हैं और हमको उसको दिखाना है। ठीक है। अब जैसे ही वो डॉक्टर ने हमारे हम गए और वहाँ पे एक उसका जो भी प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया, और वहाँ पे उन्होंने हमको एक इंजेक्शन वगैरह एक है ट्रीटमेंट का पार्ट, और वो देने वाला है। और तुरंत ही हमारे जो भी मित्र है उसने हमारे आके हमारे काने में कहते हैं कि भाई ये जो डॉक्टर है वो डॉक्टर नहीं, एक्चुअली वो कोई अलग से इंसान है और वो थोड़ा मेंटली रिटायर्ड है और शायद वो कुछ गड़बड़ी भी कर सकता है। तो हो सकता है कि हमने उनकी उनकी बात को केवल मान लिया हो, और हमारा जो भी रिएक्शन हो वो अलग तरीके से है। शायद हम वहाँ से भागने का भी सोचे या फिर हम उसको अवॉइड करें, ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन ऐसा ही अगर हम करते रहे और तुरंत ही एक मानव बाहर से आता है और वो हमको फिर से कहता है, अरे नहीं नहीं भाई वो तुम्हारा जो दोस्त था वो तो मजाक कर रहा है, ये जो डॉक्टर है वो इस सिटी का सबसे बेस्ट डॉक्टर है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ठीक जगह पर और ठीक इंसान के पास ही आए हो। तो क्या होता है कि काफी सारी इंफॉर्मेशन को हम केवल मान लेते हैं, तो इससे हमारा जो भी रिएक्शन होता है, जो भी फुलफिलमेंट होता है, वो बदलता रहता है। तो जब तक हम कुछ किसी चीजों को जान नहीं लेते हैं, तब तक हमारे में वो स्टेबिलिटी नहीं आती है। जैसे एक बार हमने जान लिया कि भाई जब भूख लगती है तो वो खाना खाने से ही मिटती है, जब प्यास लगती है तो वो पानी पीने से छिपती है। तो अब प्यास लगती है तो हम ये सोचते नहीं कि यार मैं क्या करूं, शायद चलो पेट्रोल तो पी लूं कि नहीं, चलो घी पी लेता हूँ कि नहीं। तो ये ऐसी है ना फनी चीजें हमारे अंदर नहीं आती है, क्योंकि अब एक चीज हमने जान ली है कि भाई प्यास लगती है तो पानी से ही बुझती है। तो इस तरह से हमारे जीने के जितने भी आयाम है, जब तक उसको मानने से जानने तक हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो तृप्ति नहीं होने वाली है। इसीलिए आप देखोगे ये सारी चीजें जो अभी उटपटांग हमारे आसपास होती रहती है, वो सारी इसलिए होती है कि क्योंकि सब कुछ हमने माना हुआ है। हमने क्या माना हुआ है? हमने खुशी को कुछ और माना हुआ है, इसलिए हम सब कुछ उसको पाने में लग जाते हैं। जब तक हम ये नहीं जान पाते हैं कि सही खुशी मानव के लिए क्या है, तब तक हमारा जीना जो है वो स्टेबल यानी कि व्यवस्था के रूप में नहीं हो पाता है। तो हम आगे के जितने भी सेशन होंगे उसमें हम थोड़ा ये भी देखेंगे कि भाई मानव में ये सारी जो गलत फहमी है वो कैसे आ गई, या फिर ये जो इम्बैलेंस अभी हमको देखने को मिलता है वो क्यों हो रहा है, हमारी जो बेसिक एस्पिरेशन है वो क्या है, हम किस तरह से सभी के साथ व्यवस्था पूर्वक जी पाते हैं, और ये जो सारी स्थिति अभी जनरेट हुई है उसको भी हम मात दे के कैसे आगे बढ़ते हैं, वो भी हम आगे के लेक्चर्स में थोड़ा देखेंगे। अब इससे आगे मजे की बात हम देखते हैं तो कॉम्प्लीमेंटारिटी नेचर इन द नेचर।
तो प्रकृति में उपयोगिता पूरकता का जो स्वरूप है वो क्या है? जैसे हम बात करते हैं कि भाई मटेरियल ऑर्डर एंड प्लांट ऑर्डर, तो सबसे पहले हम अगर ये दो ऑर्डर की बात करते हैं तो हम देख पाते हैं कि जो प्लांट होता है वो मटेरियल के पास से काफ़ी सारा कुछ लेता है। जैसे एक बीज है, उसको ग्रो होने के लिए मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो ये सारे मटेरियल में से वो लेता है। अब जैसे वो लेकर एक बड़ा वृक्ष हो बनता है या फिर जो भी उसकी टहनियाँ निकलती है उसमें फल फ्रूट आते हैं, फूल आते हैं, वो बड़ा वृक्ष होता है, तो वो उसको रिटर्न क्या करता है? अगर आप देखोगे तो हम जान पाते हैं कि जब भी वृक्ष बड़ा होता है तो उसके जो भी फल पत्ते या टहनियाँ जो भी नीचे गिरता है, तो उससे वो जो जमीन होती है वो ज़्यादा फर्टाइल यानी कि उर्वरक बनती है। इससे हम कह पाते हैं कि मटेरियल ऑर्डर जो है वो प्लांट ऑर्डर के लिए उपयोगी और पूरक होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई दी है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, उपयोगिता पूरकता। ये दोनों एक दूसरे के पास से कुछ लेते हैं और एक दूसरे को कुछ देते हैं। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं कि मटेरियल ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर को देखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एनिमल भी मटेरियल के पास से काफ़ी सारा लेता है। जैसे उसको जमीन की आवश्यकता है, उसको पानी की आवश्यकता है, उसको वायु जैसे ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो ये सारी चीज़ें वो मटेरियल में से लेता है। और वो जब रिटर्न क्या करता है, जो भी अपना मल मूत्र छोड़ता है, जो भी अपना वेस्ट होता है, वो जब छोड़ता है तो वो उससे जो जमीन की फर्टिलिटी है वो एनरिच होती है, जमीन ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक होती है, वो जीवंत हो जाती है। इसलिए और जब भी जो भी पशु का मृत्यु होती है तो उसका भी जो विघटन होता है शरीर का वो जमीन में होने से जमीन में फिर वो हम जैसे देखते हैं कि भाई क्रूड जो भी ऑयल्स वगैरह बनते हैं वो ऐसे ही कितने बरस लग जाते हैं लेकिन उसमें से वो सब बनता रहता है। तो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंटारिटी, मतलब जो भी वो लेता है एनिमल ऑर्डर जितना मटेरियल से लेता है उससे कई गुना उनको रिटर्न करता है उसकी उर्वरकता बढ़ाने के स्तर पे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के उपयोगी और पूरक है। और तीसरी चीज हम देखें कि एनिमल ऑर्डर और प्लांट ऑर्डर भी एक दूसरे के साथ पूरक है। जैसे प्लांट ऑर्डर को वो अपने खाने के तौर पे काफी एनिमल्स यूज करते हैं। अब वो रिटर्न में रिटर्न जब हम देखते हैं कि अपना मल मूत्र छोड़ते हैं तो उससे वो मटेरियल भी एनरिच होता है और मटेरियल खाने से वो फिर वो प्लांट फिर से बढ़िया हो जाता है और वो साइकिल पूरी ऐसी होती रहती है। अगर आप देखोगे तो ऐसे भी काफ़ी सर्वे हमको देखने को मिलते हैं कि अगर किसी जंगल में से हम हिंसक पशुओं या फिर कोई भी पशु को अगर दूर कर देते हैं तो वो जंगल तुरंत ही डिग्रेड होने लगता है। इसके पीछे का भी एक कारण है। जैसे जितने भी ये हिंसक पशु होते हैं, मांसाहारी पशु जिसे हम कहते हैं, उनकी जो भी सलाइवा होती है, जो लाल ग्रंथियां होती है, वो जब अपना उच्छ्वास मतलब रेस्पिरेशन के अंदर जब वो छोड़ते हैं अपना जो भी श्वास की प्रक्रिया में, तब उसमें से काफ़ी सारे ऐसे बैक्टीरिया निकलते हैं जो पेड़ पौधे के लिए एंटीबैक्टीरियल फॉर्म में वो काम करता है, जिससे उनके अंदर फंगस या उस तरह के जो भी रोग होते हैं वो नहीं होते हैं। तो अगर ये हिंसक पशु वहाँ पे नहीं रहेंगे तो एक तो उसकी जो साइकिल होगी, नेचुरल साइकिल, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी और उनको उनके अंदर जंगल में जो भी पेड़ पौधे उनके अंदर ऐसे ऐसे रोग होने लग जाएंगे कि जिसकी वजह से वो जंगल पूरा डिग्रेड होने लगेगा। और जैसे ही जंगल डिग्रेड होता है तो इनडायरेक्टली असर वो मानव के ऊपर और दूसरे पदार्थ के और सभी के ऊपर वो होती ही रहती है। तो ये देख पाते हैं हम कि ये तीनों के अंदर उपयोगिता पूरकता है। अब बात आती है सबसे हाईएस्ट ऑर्डर यानी कि हमारी मानव ज्ञान अवस्था की। तो हम देखते हैं कि भाई हम मटेरियल के पास से लेते हैं, जैसे हम अपना घर बनाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हम मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, हम जमीन का इस्तेमाल करते हैं, हम काफ़ी सारा मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब उसको दूसरी अगर देखा जाए कि प्लांट के पास से, तो हम उसमें से फल फूल का इस्तेमाल करते हैं, हम औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। हम जो भी हमारे गांव में लोग चूल्हा जलाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, हम फर्नीचर के लिए घर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हम काफ़ी बार काफ़ी जगह पे प्लांट ऑर्डर का प्राणावस्था का इस्तेमाल करते हैं। एनिमल ऑर्डर का भी हमारे जीने में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे गाय और ऐसे काफ़ी सारे पशु है जिनके दूध का हम खाने में इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में उनका इस्तेमाल होता है। काफ़ी सारे जो पशु होते हैं उनकी जो उनके वो जो होता है
है ना, उसमें से काफ़ी सारे कपड़े, मतलब कुछ ना कुछ हम बना वुलन के क्लॉथ्स जो हम बनाते हैं उसमें भी उनके वुल्स का और उसका इस्तेमाल हो पाता है। पहले के ज़माने में हम खेती में भी इनका इस्तेमाल करते थे, ट्रांसपोर्टेशन में इनका बहुत सारा इस्तेमाल किया जाता था। तो हम देख पाते हैं कि इन तीनों अवस्थाओं का हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ योगदान है। अब हम अगर रिटर्न की बात करें, जैसे मटेरियल को हमने क्या दिया, तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आज हम देख पाते हैं कि दिन ब दिन कोयले और ये जो माइनिंग्स वगैरह होती रही, तो इसमें इतने सारे हमने मिनरल्स वगैरह निकाल लिए हैं कि अब धरती के पास उसकी वो जो रखने की क्षमता थी वो खत्म होती जा रही है दिन ब दिन। तो एक सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कुछ रहेगा कि नहीं। एक प्लांट के लिए बात की जाए तो वहाँ पे भी एक बड़ा प्रश्न है कि हम लोगों ने जंगल के जंगल बर्बाद कर दिए हैं। अभी एक सर्वे ऐसा आया था कि अमेज़न के जंगल हर रोज 7 फुटबॉल के स्टेडियम के जितना खत्म होता जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो इसको भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम नीड बेसिस जाएंगे तो हम पौधे को यूज में लेंगे भी, और सामने एक अगर हमें इस्तेमाल करेंगे तो सामने 2 या 3 को हम बोएंगे। लेकिन अगर ग्रिड के फॉर्म में ही हम जाते हैं तो ग्रिड को पूरी करने की ताकत तो कहीं और किसी में भी नहीं है। तो ये जो सारी अभी दौड़-धाम और ये सारा जो कोलाहल हमको देखने को मिलता है नेचर में भी, तो ये वो हमारी ग्रिड का ही नतीजा है। तो प्लांट को भी अगर हम समझेंगे कि उसका इस पूरी व्यवस्था में, नेचर की व्यवस्था में क्या योगदान है, तो हम प्लांट ऑर्डर को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और उनका इस्तेमाल करेंगे और उनको भी बढ़िया से ऐसा कुछ दे पाएंगे कि उनकी उपयोगिता पूरकता और उनका जो भी है वो ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। एनिमल को भी हम देखते हैं तो हम उनका हमने काफ़ी जगह पे इस्तेमाल किया है, लेकिन रिटर्न की बात आती है तो हम वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये तीनों जगह पे हमारा प्रश्न है। जैसे अभी काफ़ी सारे पशु पक्षी ऐसे हैं जिनकी स्पीसीज अभी खत्म होने को आई हैं। काफ़ी सारे अब सिटी में देखते हैं कि काफ़ी सारे पक्षी तो हमको देखने को ही नहीं मिल रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आने वाले समय में हम देखेंगे कि अगर ऐसा ही माहौल रहा तो हमको अपने बच्चों को ये जो पशु पक्षी है वो केवल जू में ही दिखाने पड़ेंगे। अभी हमारी हालत ये हो गई है। तो ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि हमने भी एनिमल को किस दृष्टिकोण से देखा है, ये बहुत ही अहम मुद्दा है। तो दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस पूरी नेचर को देखते हैं तो नेचर में ये चारों अवस्थाएं मिलके नेचर बनता है। अगर तीनों अवस्थाएं अपने अपने तरीके से निश्चित आचरण के साथ जीते हुए अपनी उपयोगिता और पूरकता, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में चल रही है, तो ऐसा क्यों हुआ कि मानव जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर जिसको हम ज्ञान अवस्था कहते हैं, वो उसकी हालत ऐसी क्यों है कि वो अपनी पूरकता को सिद्ध या साबित नहीं कर पा रहा है? आखिर ऐसा क्या रीजन है? ऐसा किस तरीके से, जबकि हम बात तो करते हैं कि भाई मानव शिक्षित है, तो इसके इस दौर पे हमको ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि भाई हम वाकई में शिक्षित है कि केवल साक्षर है? कोई फर्क होगा कि नहीं एजुकेटेड और लिटरेट पीपल में? अगर हम ये कहते, अगर हमारी गवर्नमेंट को बार बार ये कहना पड़ता है कि भैया इतने दिनों के बाद आप मत निकलो, इतने लोग इकट्ठा ना हो, मतलब एजुकेटेड सोसाइटी में अगर इस सारी बातों को हमको रखना पड़ता है तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम एजुकेटेड है कि लिटरेट है। एजुकेटेड व्यक्ति का मतलब है कि भाई उसके जीने के आयाम में उसको क्लैरिटी है। तो अगर ये हमारी क्लैरिटी नहीं बन पा रही है तो वो क्यों नहीं बन पा रही है? ऐसे सारे क्वेश्चन को लेके हम हमारे आगे के जो भी आगे का जो सेशन है उसमें हम ये देखेंगे कि भाई ह्यूमन ऑर्डर को समझने का मतलब क्या है, उसमें व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, उसको अगर ये, तो शिक्षा का मुझे लगता है कि शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान ये है, शिक्षा की सफलता ये है कि उसमें से ये क्वेश्चन मार्क्स निकल जाए। तो सही में शिक्षा वो होगी कि जहाँ से ये क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा। ठीक है, तो आशा रखता हूँ कि आज के इस सेशन से हमको नेचर में व्यवस्था का स्वरूप क्या है, उसमें हमारी भागीदारी, तो मानव की भागीदारी ना, व्हाट इज माय रोल इन दिस एग्जिस्टेंस, तो ये भी हमको देखने को मिलता है कि मानव का रोल ये है कि ये क्वेश्चन मार्क्स निकल जाए। अगर ये हमने कर दिया, तीनों ऑर्डर के साथ अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर दिया, तो ये जो धरती पूरी जो पहले जो थी हरी भरी और खुशहाल धरती, तो मुझे लगता है कि हमारे पास फिर से वही खुशहाल धरती आ जाएगी और हम अच्छे से मानव परंपरा में जीने के योग्य हो जाएंगे। तो आशा रखता हूँ कि आज के सेशन में आपको
नेचर की व्यवस्था का स्वरूप समझ में आया होगा, और जो भी आपका क्वेश्चन बन रहा होगा तो हम आगे के सेशन में उसको डिस्कस भी करेंगे। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण।